एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ही साथ परमिटिविटी, जो कि एक टर्म आया था। कल हम बात किए थे, कांस्टेंट आया था जब हम पढ़ा रहे थे कूलम्स लॉ। तो एक कांस्टेंट आया था एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग परमिटिविटी भी कहते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है वो भी देखेंगे। तो ये सारा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि जो हमारा टोटल फोर्स है, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ चार्जेस हैं। अगर हम कुछ चार्जेस को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। हम ढेर सारा चार्ज को कंसिडर किए हुए हैं। मान लेते हैं कि ये चार्ज हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है और ये हमारा Q4 है। और इसी तरह से ढेर सारा चार्ज है, Qn तक चार्ज है। और यहाँ पे एक चार्ज है जिसको हम लोग Q0 कहते हैं, मतलब कि ये टेस्ट चार्ज है। अब कहने का मतलब इस चार्ज पे अगर हम इसको एक दूसरे पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे इस चार्ज पे, ये जो चार्ज देख रहे हैं, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक ना। इस पे नेट फोर्स हमारा कितना लगने वाला है। अगर हम इस पे लगने वाला फोर्स के बारे में बात करें तो इस पे फोर्स ये चार्ज भी लगाएगा, इस पे फोर्स ये चार्ज भी लगाएगा, इस पे फोर्स ये चार्ज भी, ये हर एक चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा। अगर हम फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स ड्यू टू वन, पहले चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, क्या उसको हम K इंटू Q1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई जो भी है R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बीच में डिस्टेंस अगर R1 स्क्वायर है तो ये हमारा फोर्स 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम फोर्स 2 निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 के कारण क्या हो जाएगा, K Q2 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। इसी तरह से ढेर सारा फोर्स का फॉर्मूला आएगा, और Fn तक जब हम जाते हैं तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा K इंटू Qn इंटू Q0 डिवाइडेड बाई Rn का होल स्क्वायर। अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, जिसके कारण हम इन फोर्सेस को इस तरह से लिखे हैं, ठीक ना। हर एक का डिस्टेंस भी अलग अलग लिखे हुए हैं। तो अब बात ये आता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रहा है ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, उसी को कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F इज इक्वल टू हो जाएगा इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जितना भी फोर्स होगा सबका अगर हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेना है एल्जेब्रिक सम अगर हम इस तरह से करेंगे, या फिर इसको एल्जेब्रिक से बेटर रहेगा अगर हम वेक्टर सम लिखें, क्योंकि हमारा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो चलिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट स्टेट्स दैट ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये हमारा डेफिनेशन है, जो कि बहुत ही क्लियरली हम स्क्रीन पे लिख दिए हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग
The total force on a given charge is the vector sum of all the forces exerted on it due to all the charges. ठीक है ना? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज. कहने का मतलब लास्ट सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें, ये जो लास्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं यहां से जो लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम लोगों को फिर से पिछले पेज में जाना पड़ेगा. और यहां पे देख सकते हैं कि अगर इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, Q1 और Q0 के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो इसमें Q2 का कोई रोल नहीं रहेगा. इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्स को हम F1 लिखेंगे. इन दोनों के बीच का जो इंडिविजुअल फोर्स रहेगा, इसके और इसके बीच का जो इंडिविजुअल फोर्स रहेगा उसको F2 लिखेंगे. उसी प्रकार F3 Fn तक जाएगा हमारा ये फोर्स. ठीक है, तो सबका अगर वेक्टर एडिशन कर देते हैं तो इसी फॉर्मूला को कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. कहने का मतलब कि अगर हम इसको इस तरह से यहां पे लिखें, F इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn. कुछ इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और हर एक जगह वेक्टर का साइन तो देंगे ही देंगे. ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये 3 चार्ज है और बीच में भी एक चार्ज है. ठीक है ना? तो इस चार्ज को हम Q0 लिखेंगे और इस चार्ज को Q1 लिखेंगे, इसको Q2 लिखेंगे, इसको Q3 लिखेंगे और तीनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है. अगर मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक के बीच का डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये हमारा R1 हो जाएगा. ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा R2 हो जाएगा. और इस जगह से लेकर के इस जगह तक के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो माफ कीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा R3. ये बात तो आपको क्लियर होगा. यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा क्या हमारा R3. ठीक है, 3 तरह का डिस्टेंस भी हम लोग देख लिए. अब यहाँ पे फोर्स के बारे में अगर बात करें तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इसके कारण लगने वाला Q1 के कारण लगने वाला फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा F1 हो जाएगा. Q2 के कारण लगने वाला फोर्स हमारा F2 हो जाएगा और Q3 के कारण लगने वाला फोर्स F3 हो जाएगा. तो अब अगर हम फोर्स निकालेंगे तो F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3. तीनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा हमारा वेक्टर सम. अगर हम लिखेंगे तो अगर मान लो वेक्टर के फॉर्म में नहीं है तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू देयर गिवन एंगल. ठीक है, तो इसको हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू से. न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे. पहले अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, जो कि रहेगा हमारा परमिटिविटी. हालांकि अभी अभी हम लोग देखें कि कोई भी 2 चार्ज है, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे कुछ इस तरह से है और दूसरा चार्ज कुछ इस तरह से है. दोनों चार्जेस को आप ध्यान से देख रहे हैं. ये चार्ज का जो वैल्यू है, इस चार्ज को ध्यान से समझिएगा, इसका मान लीजिए कि वैल्यू Q1 है और इसका वैल्यू है Q2. अगर इन दोनों के बीच में फोर्स के बारे में हम बात करें तो ये F इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई R². और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको पता है जो कि R है. ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए. ये पार्ट आपको उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. इसी के साथ इसको हम लोग लिख भी सकते हैं इस तरह से, K का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये खेला यहाँ पे हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का देखना है. क्या है एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R². इसके विषय में भी बात करेंगे हम लोग. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R². अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, हमारा एप्सिलॉन नॉट को हम कहते क्या है. एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या फिर परमिटिविटी इन एयर, या फिर इसको वैक्यूम भी कहते हैं. ठीक ना, ये हमारा कांस्टेंट होता है. अभी भी आपको ये बात दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना कुछ तो आप बता दिए लेकिन अभी तक इसका मतलब नहीं समझाए कि एप्सिलॉन नॉट आखिर होता क्या है. अगर इसका वैल्यू के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू
0.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, या फिर एप्सिलॉन जिसका नाम है हमारा परमिटिविटी, इसके विषय में अभी हम लोग बात करेंगे। ये हमारा परमिटिविटी आखिर है क्या? चलिए हम लोग परमिटिविटी का मतलब समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी दो चार्ज है, फिर से इसको कंसिडर करना है कि हमारे पास कोई भी दो चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज है, और एक और कंडीशन हम लोग ऐसा ले लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक कंटेनर हम बना देते हैं, ये कंटेनर कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये कंटेनर को हम यहाँ पे बना दिए, और इस कंटेनर के अंदर में मान लेते हैं कि हमारे पास पानी रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम पानी भर देते हैं, ये मान लीजिए फिलहाल इसके अंदर पानी है, और इसके अंदर हमारा दो चार्ज है। इस पानी के अंदर दो चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक ना, सेम डिस्टेंस पे। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात करें तो उसके बीच में जितना डिस्टेंस था यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है तो इसके बीच में भी r डिस्टेंस है। सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे रखा गया है। यहाँ पे हम इन चार्जेस का वैल्यू लिख देते हैं, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। ये हमारा Q1 वही सेम चार्ज को यहाँ रखे हैं, ये Q2 है। ये हमारा जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे स्मॉल r लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ भी जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग स्मॉल r ही लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों केस सेम है, लेकिन ये एयर में है, इस जगह पे क्या है, ये हमारा एयर है, और ये हमारा एक मीडियम है, एक मीडियम में रखे हैं। ये मान लेते हैं कि ऑयल है या फिर कोई एक वाटर है, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे मीडियम में रखा हुआ है। अब बात यह है कि क्या दोनों केस में फोर्स सेम लगेगा, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा क्या वो सेम लगेगा? ये एक सवाल है, ये सवाल आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि क्या दोनों चार्ज के बीच में ये दोनों कंडीशन, ये अगर हम केस 1 के बारे में बात करें और यहाँ पे केस 2 के बारे में बात करें, तो केस 1 और केस 2 में क्या हमारा सेम फोर्स लगेगा? तो आपके दिमाग में हमेशा एक जवाब आएगा, नहीं, सेम फोर्स तो कभी भी नहीं लगेगा। तो जब सेम फोर्स नहीं लगेगा तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा और किसमें कम फोर्स लगेगा? तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग फिर से एक नया टॉपिक और नया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अभी भूल जाइए कि हम चार्ज के विषय में बात कर रहे हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट रखते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि दो इंसान है, ठीक ना। यहाँ पे माफ कीजिएगा, हम इंसान उतना अच्छा से बना नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि एक इंसान है, ये क्या है, नॉर्मली एयर में मूव कर रहा है, एयर में चल रहा है ये कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब ये एयर के साथ साथ यहाँ पे अगर हम एक और कंडीशन कुछ ऐसा बना दें कि यहाँ पे पानी है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और पानी में ये इंसान कुछ इस तरह से खड़ा है। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे बना दें, ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे कुछ इसको हम इस तरह से पानी के अंदर खड़ा कर दिए और इसको बोले कि तुम चलो, इस पानी के अंदर इसको चलना है। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा ये कि एयर में चलना आसान है, यहाँ पे चलना आसान होगा, लेकिन इस जगह पे चलना डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हैं, यहाँ पे चलना आसान है लेकिन यहाँ पे चलना डिफिकल्ट है। कहने का मतलब कि यहाँ पे एयर आप पे कम फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे ऑयल आप पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, आप पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। बात समझ रहे हैं, जिसके कारण आपको भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात समझना है यहाँ पे। लेकिन ये इंसान का केस समझना बहुत आसान है, लेकिन जब चार्जेस के विषय में बात करते हैं तो चार्जेस के बीच में क्या होगा कि एयर में जब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो ये आसानी से चिपक जाएगा, लेकिन इनके बीच में जब ये पानी में रहेगा तो आसानी से चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि जब मीडियम में डाल देते हैं तो उसका हमारा फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। ये जिस रेट से कम होता है, ये किसके कारण कम हुआ? ये मीडियम के कारण कम हुआ। तो ये जो मीडियम का इफेक्ट फोर्स पे आया ना, उसको जिस फिजिकल क्वांटिटी से डिटरमाइन किया जाता है उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं।
फिर से हम परमिटिविटी को एक बार रिपीट करेंगे। परमिटिविटी एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बताता है विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन एनी मीडियम। किसी एक मीडियम में दो चार्ज रखा हुआ है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो डिटरमाइन करता है हमारा कौन, परमिटिविटी। चलिए हम लोग परमिटिविटी का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम परमिटिविटी के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो परमिटिविटी का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, यहां पे देख लेते हैं। इट इज अ ये डेफिनेशन आपका हो गया। ये एक प्रॉपर्टी है, फिर से जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम का, जो कि डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किसी दो चार्ज के बीच में किसी पार्टिकुलर मीडियम में कितना लगने वाला है, ठीक ना। तो इसको इट इज डिनोटेड बाय, अगर हम यहाँ पे लिखें इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। अगर ये केस एप्सिलॉन नॉट हो गया तो इसका मतलब ये हम एयर का परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। एयर का क्या हो जाएगा, हमारा परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे अगर ये एप्सिलॉन नॉट हो गया तो। लेकिन अगर दूसरा मीडियम रहा तो, जैसे कि अगर हम ऑयल वाटर के बारे में बात करें तो वाटर का एप्सिलॉन हो जाएगा हमारा 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये एयर का अगर एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन जो होगा वाटर का परमिटिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब कि जितना एयर में फोर्स लगेगा पानी में उसका 1/80th टाइम फोर्स लगने वाला है। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल से। फिर से एक एग्जांपल के देखेंगे कि हमारा ये होता क्या है। ये हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू 80 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, इस चीज को समझने के लिए, ठीक है ना। इस चीज को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी रिलेटिव परमिटिविटी, उसके बाद हम एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात याद रखना है, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या नाम दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, यहां पे इसको लिख सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ये हमारा डेफिनेशन है। अगर हम इसके बारे में बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed some distance apart in the free space to the force between the same two charges when placed in the some distance apart in the given medium। मतलब कि एक फ्री स्पेस, कहने का मतलब ये एप्सिलॉन के बारे में बात किया गया है, ठीक ना। तो यहां पे रेशियो फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा, इसका अगर हम डेफिनेशन, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा एप्सिलॉन आर से इसको डिफाइन करते हैं, मतलब कि डिनोट करते हैं, या फिर इसको के भी लिखते हैं। जब के लिखेंगे इसका मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बता रहा है, या फिर एप्सिलॉन आर का मतलब हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो कोई किसी को कोई भी सिंबल से हम यूज कर सकते हैं, या तो एप्सिलॉन आर कहिए या फिर एक छोटा सा के, या फिर इसको कापा कहते हैं हम लोग। सिंबल जनरली इसका नाम होता है क्या, कापा, ठीक है ना। कापा से डिनोट किया जाता है, स्मॉल के हम लिख दिए। अब इसी डेफिनेशन के आधार पे हम जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं उसको देखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें एप्सिलॉन आर के बारे में
तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स, किस फोर्स के बारे में बात किया गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, और यहाँ पे टू द फोर्स बिटवीन वही चीज लिखा गया है, सेम टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन सम डिस्टेंस अपार्ट इन द गिवन मीडियम। मतलब कि यहाँ पे फोर्स गिवन मीडियम और किसमें, फोर्स फ्री स्पेस। तो पहले फोर्स किसके बारे में बात करेंगे, फोर्स इन फ्री स्पेस या फिर एयर लिख सकते हैं, एयर मतलब फ्री स्पेस ही होता है, फोर्स इन मीडियम, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब इसी फॉर्म को आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और ये हमारा मान लीजिए कि ये Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक है ना, और ये सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा अगर R है, ठीक है ना, ये हमारा सेम चीज, ये एयर में है, ये कहाँ पे है, ये एयर के बारे में बात करेंगे, माफ कीजिएगा, एयर हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इसी प्रकार अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, जो कि हमारा किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में होगा, चलिए हम पहले मीडियम को यहाँ पे बनाना पसंद करेंगे, ये हमारा एक पार्टिकुलर मीडियम में है, ये मान लीजिए, ठीक है, तो इस मीडियम में हम कुछ लिक्विड ऐसे डाल देते हैं, ठीक है ना, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम कुछ लिक्विड इस तरह से डाल दिए हैं, ये आपके सुविधा के लिए कि किसी दूसरे मीडियम में है, ठीक है ना, और इस मीडियम का जो परमिटिविटी होगा उसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक ना, इसको एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स के विषय में बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे फोर्स, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, ये भी R है, ये भी क्या है, Q1 है, Q2 है, सेम चीज को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लिखा गया है, ये दोनों हमारा कंडीशन क्या है, सेम है, ये जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहां से हम अगर आगे बढ़ें और इसको बनाने की कोशिश करें, ये हमारा एप्सिलॉन, अगर हम यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे तो हम अभी अभी फॉर्मूला लिखे थे, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन कहाँ हो जाएगा, मीडियम, इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। तो फोर्स इन एयर क्या होगा, फोर्स इन एयर के बारे में बात करेंगे तो एयर का परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इन एयर के बारे में बात करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और फोर्स इन मीडियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, एकदम हम डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। यहां पे एप्सिलॉन नॉट एयर था इसीलिए एप्सिलॉन नॉट लिखे थे, यहां पे तो एयर नहीं है। इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाएगा, तो यहां पे हम लोगों ने एप्सिलॉन लिख दिया, जिसको हम लोग Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कहेंगे। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग, अगर हम एप्सिलॉन R को लिखते हैं और यहाँ पे F एयर, फोर्स ऑफ एयर और फोर्स मीडियम का वैल्यू को पुट करते हैं, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में आएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक चीज तो यहाँ पे वीडियो देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1/4 और 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यूज आपको मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे देयरफॉर करके, देयरफॉर जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा के फॉर्म में लिखते थे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन, क्या लिख सकते हैं यहां से, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आपको नोट कर लेना है। ये फॉर्मूला किसके लिए आया है ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना,
पर रिलेटिव परमिटिविटी उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया तो थोड़ा पीछे जाएंगे और ये फॉर्मूला भी देखेंगे। ये भी एक फॉर्मूला था जी, इस फॉर्मूला को भी भूलना नहीं है क्योंकि इसी फॉर्मूला से हमारा ये फॉर्म आया है। अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा वो भी हम बता देते हैं। आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन रहेगा। अगर एप्सिलॉन आर गिवन है तो आप एप्सिलॉन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे वो हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। इफ एप्सिलॉन आर इज गिवन, अगर इस फॉर्म में गिवन है मान लेते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू इस फॉर्मूला को यूज करके क्या हम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। अगर हमारा एप्सिलॉन आर गिवन है, एप्सिलॉन आर गिवन है, तो क्या हमारा एप्सिलॉन नॉट हमको पता नहीं है, तो ये पूरा पार्ट आराम से नहीं निकल जाएगा एप्सिलॉन का वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं इफ, एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक सवाल कुछ ले लेते हैं इस तरह से, व्हाट विल बी द, सवाल इस तरह से है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force between two charges 6 into 10 to the power minus 6 coulomb and 5 into 10 to the power minus 6 coulomb। ओके, ये पार्ट आपको गिवन है। placed at 1 meter distance in water, यहां पे मीडियम गिवन है इन वाटर, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रैकेट में दे दिया है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, ऑफ वाटर। ये गिवन है कितना, ये गिवन है वाटर इज 80, ये गिवन है। मतलब कि ये अगर ऐसे ना लिखा रहे, ठीक ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सीधी एग्जाम में अगर पूछेगा तो इस तरह से तो नहीं लिखा रहता है, एग्जाम में आपका कुछ इस फॉर्म में लिखा रहेगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 80 या फिर के इज इक्वल टू 80। ये सवाल पूछा गया है। अगर इस सवाल को हम सॉल्व करें तो पहले तो हम लोगों को गिवन पार्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग गिवन पार्ट लिख लेते हैं। तो यहां पे गिवन पार्ट में Q1 का वैल्यू गिवन है जो कि है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, और Q2 का भी वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब R का वैल्यू भी गिवन है, देखो डिस्टेंस कितना दिया है 1 मीटर, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया 1 मीटर। अब अगर हम फोर्स के बारे में बात करें, मजेदार पार्ट तो ये है, अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, क्योंकि वाटर का हम लोगों को परमिटिविटी नहीं पता है जिसके कारण इसको हम एप्सिलॉन लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को क्या हम लोग एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, बात समझ रहे हैं। इसको हम लोग एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस क्योंकि हम लोगों को पता है सिंस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पार्ट हमको अच्छे से पता है और इसी पार्ट को हम यहाँ पे यूज किए हैं और इस एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी फॉर्म को अगर हमको सॉल्व करना है, ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखो यहाँ पे 80 गिवन है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन आर, ये भी गिवन पार्ट में ही था जो कि हमको लिख लेना चाहिए था 80। इसका कोई यूनिट नहीं होगा
क्योंकि ये हमारा रिलेटिव है ना। जब भी रिलेटिव परमिटिविटी इस तरह से रिलेटिव के बारे में बात हो तो वो एक रेशियो बन जाता है, और रेशियो का हम जानते हैं कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन पूरा एप्सिलॉन का यूनिट है, हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स विच इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर। अब एप्सिलॉन आर का भी वैल्यू हमको पता है, तो ओवरऑल हम इसको लिख ही देंगे, ये हमारा 80 हो जाएगा ना, ये हमारा 80 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे 1 बाई 80 हो जाएगा इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 होगा। अब ये 80 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहां पे पहले तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 80, कुछ ऐसा आएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन आएगा। अब एक चीज आप ऑब्जर्व अगर करते हैं तो यहां पे ओवरऑल ये एप्सिलॉन नॉट से डिवाइडेड है। इस फॉर्म को अगर हम लिखना चाहें तो 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एक बात देखिए, ये हमारा एयर का फोर्स निकल जाएगा। तो अगर हमको किसी मीडियम का निकालना है, यहाँ पे हमने वाटर दिया था, तो वाटर का निकालना है तो वाटर का जितना हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि हर एक केस में जैसे एयर के अलावा कोई दूसरे मीडियम के बारे में बात करेंगे जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा है, उस केस में हमारा फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है। तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एयर के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो रहा है जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी कि 80 है। ये बात आप उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। और ये हमारा फोर्स का वैल्यू भी आ गया है। जैसे कि हम अगर एयर या किसी दूसरे मीडियम के बारे में बात करें तो एयर और दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ये एक चीज आपको समझना होगा कि हमारा जो फोर्स है किसी दूसरे मीडियम में हमेशा कम हो जाएगा। और ये किस कंडीशन में कम होगा, जब हमारा रिलेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर, ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी ये हमारा कम होगा। अदरवाइज फिर तो दूसरा केस हो जाएगा, वो हमारा ज्यादा हो जाएगा। और जनरली ये हमेशा ऐसा होता भी है, ज्यादा ही होता है। अगर आप वाटर का देख ले, ऑयल का देख ले, या किसी भी मीडियम का देख ले अदर देन फ्री स्पेस या फिर एयर या वैक्यूम, वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। और उस केस में हम लोगों ने हमेशा पाया है कि फोर्स का वैल्यू कम है, क्योंकि उसके बीच में ना मीडियम आ जाता है और मीडियम फोर्स को लगने नहीं देता है ठीक से, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी है। उम्मीद करते हैं आपका ये कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं परमिटिविटी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।